हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं बीपीएससी स्पेशल सीरीज़। तो बीपीएससी स्पेशल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं बिहार की पॉलिटी के बारे में, बिहार की राज व्यवस्था के बारे में आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो आज आपकी बेसिकली 7वीं क्लास है। ऑलरेडी आपकी बीपीएससी स्पेशल पर 6 क्लासेस हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पर आप समझिए, तो ये इस मैगजीन के इंडेक्स को मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहला चैप्टर है इस मैगजीन का बिहार सामान्य परिचय। दूसरा चैप्टर था बिहार का इतिहास। तीसरा चैप्टर है बिहार का भूगोल। चौथा चैप्टर था यहाँ पर बिहार की अर्थव्यवस्था। पांचवा चैप्टर है बिहार में पर्यटन और छठा चैप्टर था बिहार की जनगणना 2011। तो ये सारी क्लासेस, सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी क्लासेस को भी ज़रूर देख लेना। तो आज की क्लास में हम आपका कवर करेंगे 7वां चैप्टर बिहार की राज व्यवस्था, बिहार की पॉलिटी के बारे में बेसिकली आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। और आज की क्लास में आपके कौन कौन से टॉपिक कवर हो जाएंगे, देखिए सबसे पहला टॉपिक होगा बिहार की राज्य व्यवस्था में राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, मुख्यमंत्री, स्थानीय स्वशासन, न्यायपालिका, प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये सारे टॉपिक बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में आज की आपकी इस क्लास में कवर हो जाएंगे। इसीलिए आपको क्लास को अंत तक पूरा देखना है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बिहार की राज व्यवस्था। तो पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 1911 ईस्वी में की गई थी। तत्पश्चात 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ। तो बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था, जबकि 1911 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत के गठन की सिर्फ घोषणा की गई थी और 1912 में बिहार राज्य का गठन हो गया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी में हुए थे। विधानसभा के लिए 152, विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई थी। ये 1937 की बात हम कर रहे हैं। राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जातियों, 7 अनुसूचित जनजातियों, 39 मुस्लिमों, 4 महिलाओं, 2 आंग्ल भारतीयों, 2 यूरोपीय समुदाय और 13 विशिष्ट क्षेत्र के लिए सुरक्षित थे। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये 1937 की विधानसभा के बारे में बात हो रही है। 1937 के विधानसभा चुनाव के बारे में बात हो रही है। देखिए चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। कब? 1937 में। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया। तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। तो सबसे पहले जो एक कार्यकारी सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह ने मना कर दिया, क्योंकि उनको राजनीतिक स्वायत्तता नहीं दी गई। देखिए तो मोहम्मद यूनुस को दायित्व सौंपा गया कार्यकारी सरकार बनाने का। इस प्रकार सरकार का गठन कर मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री नहीं, पहले मुख्यमंत्री बने। तो प्रधानमंत्री भी उस टाइम में बोल सकते हैं, लेकिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोहम्मद यूनुस। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है, मोहम्मद यूनुस परमानेंट मुख्यमंत्री नहीं थे, ये सिर्फ कार्यकारी सरकार के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह बने थे। और कार्यकारी सरकार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस बने थे। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री दयालु सिंह अध्यक्ष और प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष चुने गए थे। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग कर दी थी। देखिए
ये बात है 1939 का टाइम पीरियड है। 1939 के टाइम में सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था पूरे वर्ल्ड में। तो द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के बिना, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत के सैनिकों को शामिल कर लिया था, इसीलिए उस चीज के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया और विधानसभा को भंग कर दिया। 1939 से 1945 ईस्वी तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ था। 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुए। अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। और प्रथम कार्यकारी मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। और आप देख सकते हैं बिहार की जो 1937 की विधानसभा थी उसके प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त किए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा नियुक्त किए गए थे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। और यहाँ पर हमने बात की है 1937 के विधानसभा चुनाव की, बिहार के बारे में। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए, इस विधानसभा द्वारा 39 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। इनमें सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम आदि प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ, जब भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह बने थे। इनको आपको याद रखना है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक। चलिए बात करते हैं बिहार राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में। देखिए, तो राज्य की विधायिका के बारे में हम बात करेंगे, राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे और स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करेंगे। तो बिहार राज्य की शासन व्यवस्था को हमने 3 भाग में बांट दिया। सबसे पहले देखिए, राज्य की विधायिका में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो इसमें हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, विधान परिषद और विधानसभा के बारे में हम पढ़ेंगे। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, प्रशासनिक पदाधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन में हम पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे, नगरीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, तो राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 152 से 162 में किया गया है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। आपको याद रखना है, राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर आप बिहार के राज्यपालों की सूची देख सकते हैं। देखिए, तो 11 फरवरी 1935 से 1937 तक आप देख सकते हैं सर जेम्स शिफ्टन बिहार के राज्यपाल थे। तो ये बेसिकली जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम के बिहार के राज्यपाल थे। बात करें अगर स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपालों की सूची, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? ये बने थे आपके जयराम दास दौलतराम। इनको आपको याद रखना है। तो जयराम दास दौलतराम 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे। और इनके बाद दूसरे राज्यपाल थे माधव श्रीहरि अन्य, और फिर तीसरे थे RR दिवाकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पर आप इस लिस्ट को देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 मार्च 1989 में आपके जगन्नाथ पहाड़िया बने हैं, और भी हैं अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, तो फाइनली 29 जुलाई 2019 से जो हैं आपके बिहार के राज्यपाल वो हैं आपके फागू चौहान। इनको आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर कुछ फैक्ट दिया गया है।
जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे दो राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। देखिए, जाकिर हुसैन बिहार के राष्ट्रपति थे और रामनाथ कोविंद बिहार के राष्ट्रपति थे। सॉरी, बिहार के राष्ट्रपति नहीं, इंडिया के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति थे ये दोनों, लेकिन ये दोनों ऐसे राष्ट्रपति हैं जो बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। श्री फागू चौहान बिहार के 40वें राज्यपाल हैं। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। तो फागू चौहान बिहार के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? 40वें नंबर के राज्यपाल हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पदासीन। पदासीन का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ है उस समय राज्यपाल का पद खाली था एवं जब पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं। देखिए, पदासीन वर्ड बेसिकली आपका कुछ राज्यपाल है जिनके सामने पदासीन वर्ड का यूज़ किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं वेद प्रकाश मारवाह पदासीन, तो इसीलिए इस वर्ड का यहाँ पर अर्थ स्पष्ट किया गया है। पदासीन का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ है उस समय राज्यपाल का पद खाली था, जब पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं। तो हमने यहाँ पर बात की राज्यपाल के बारे में। चलिए बात करते हैं बिहार की विधान परिषद के बारे में। देखिए, बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब है कि विधानसभा और विधान परिषद बिहार के अंदर दोनों हैं, जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है, यह एक स्थायी सदन है। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 से में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती तथा न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन है और इसमें क्या कहा गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है। विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ये आपको याद रखना है। विधान परिषद में सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से होता है। देखिए, किस प्रकार से होता है? एक तो 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/6 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा, 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो ये विधान परिषद में सदस्यों के चयन की एक प्रक्रिया है, इसको आपको याद रखना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की विधान परिषद की। नेक्स्ट है आपका विधानसभा। तो विधानसभा के बारे में देखते हैं। देखिए, बिहार राज्य विधायिका की निम्न सदन विधानसभा है, यह एक अस्थायी सदन है। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500, न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित है। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसी के आधार पर 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, 243 है। ठीक है, देखिए, बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, इसको आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त 1 सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो ये इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए, विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, विधानसभा में सदस्यों की संख्या। तो 1913 में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 43 थी और विधानसभा में 152 थी। चलिए बात करते हैं 2000 की। 2000 में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है और जबकि विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। तो यहाँ पर हमने बात की विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। चलिए बात करते हैं अभी बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में। देखिए,
राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। हमने आपको बताया कि राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है, राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन बहुमत खोने एवं अन्य विषम परिस्थितियों में पहले भी पद त्याग करना पड़ता है। यहाँ पर आप बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको बताया है कि बिहार के प्रथम कार्यकारी मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। जबकि बिहार के स्वतंत्र भारत के भी मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। इनको आपको याद रखना है। फिर दीप नारायण सिंह जो कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है बेसिकली, इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये पूरी लिस्ट है बिहार के मुख्यमंत्री की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 32वीं मुख्यमंत्री कौन बनी थी 11 मार्च 2000 को? ये राबड़ी देवी हैं। तो राबड़ी देवी ये बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी तीसरी बार। देखिए ये तीसरी बार बनी है राबड़ी देवी। दूसरी बार कब बनी थी? 9 मार्च 1999 को बनी थी। और प्रथम बार अगर बात करें राबड़ी देवी तो कब बनी थी ये बिहार की मुख्यमंत्री? तो यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर है, 1 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, ये रही आपकी राबड़ी देवी। तो ये प्रथम बार 25 जुलाई 1997 को बिहार की मुख्यमंत्री बनती हैं, दूसरी बार 1999 में बनती हैं और तीसरी बार 2000 में बनती हैं। तो इनको आपको याद रखना है। देखिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीतीश कुमार के बारे में, क्योंकि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो नीतीश कुमार प्रथम बार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं, तीसरी बार बनते हैं, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार और 8वीं बार। ये आप देख सकते हैं। तो लगातार नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और देख सकते हैं 40वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, जो कि 10 अगस्त 2022 से इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था और अभी तक पद पर बने हुए हैं। और 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आपको जरूर से याद कर लेना है। तो ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ब्रिटिश शासन में मोहम्मद यूनुस 1937 में। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी। ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो जैसा कि अभी हमने देखा, श्री नीतीश कुमार। इन फैक्ट्स को आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर आपका मुख्यमंत्री का टॉपिक समाप्त होता है और नेक्स्ट है आपका स्थानीय स्वशासन। चलिए स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करते हैं। तो स्थानीय स्वशासन में हमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। देखिए, स्वतंत्रता उपरांत ही 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 में लागू किया। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 ईस्वी से कार्यरत हुई। तो पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण होगा। तो आपको पता है कि बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का सभी स्तरों एवं पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। पंचायती राज के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं विशेषताएं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ग्राम सभा। तो यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य
होते हैं। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक का नहीं होगा। 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य हैं। ग्राम सभा की बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम यानी गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/20 होती है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है और उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा। ग्राम सभा का मुख्य कार्य है विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना, निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना है। तो ये थी आपकी ग्राम सभा। नेक्स्ट है आपकी ग्राम पंचायत। देखिए, निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। मुखिया देखिए, इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। उप मुखिया, इनका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा होता है। वार्ड सदस्य की बात करें तो प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। देखिए, मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज अधिकारी को स्वयं लिख कर दे सकता है। वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होगी। बात करते हैं ग्राम कचहरी की। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं न्याय मित्र की नियुक्ति की जाती है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज अधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर देते हैं। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को देता है। चलिए बात करते हैं पंचायत समिति की। तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। प्रमुख पंचायत समिति के बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखित रूप से अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में प्रमुख को देता है। पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में प्रमुख को देता है। तो ये है आपकी पंचायत समिति। चलिए बात करते हैं जिला परिषद के बारे में। देखिए, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में जिला दंडाधिकारी को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन और त्यागपत्र की विधि क्या है। तो मुखिया जो जनप्रतिनिधि होता है, ये अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। तो यहाँ पर आप इस टेबल को देख सकते हैं। देखिए, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किसका चुनाव कौन सी प्रक्रिया के द्वारा। मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। उप मुखिया का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। वार्ड सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, जबकि प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। तो यहाँ पर आप इस टेबल को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नगरीय प्रशासन के बारे में। तो अभी तक हमने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखा, अभी हम नगरीय व्यवस्था के बारे में देखेंगे, नगरीय प्रशासन के बारे में देखेंगे। देखिए, नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगरपालिका का गठन किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम लागू किया गया। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम का प्रावधान किया गया है। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है।
इसमें भी पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ पर आप नगरीय प्रशासन को समझ सकते हैं। तो नगरीय प्रशासन को भी 3 स्तर में बांटा गया है। एक आपका नगर निगम होता है, नगर परिषद होता है और नगर पंचायत होता है। तो वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 261 है। नगर निगम कितने हैं? 19, नगर परिषद 88, नगर पंचायत 154 हैं। चलिए बात करते हैं बिहार में न्यायपालिका की। तो राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का शीर्ष स्थान पर है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेंस चैम्प्स केमियर थे। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। बिहार की न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं। चलिए बात करते हैं बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। देखिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर आप प्रशासनिक इकाई और उच्च पदाधिकारी देख सकते हैं। तो राज्य में मुख्य सचिव होते हैं, प्रमंडल में आयुक्त कमिश्नर होते हैं, जिले में जिले पदाधिकारी डीएम होते हैं, अनुमंडल में एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं और प्रखंड या अंचल में बीडीओ सीओ होते हैं। देखिए प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों का प्रबंधन करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो बिहार की राज व्यवस्था थी, बिहार की पॉलिटी थी, वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। लेकिन क्लास को एंड करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस मैगजीन की PDF प्रोवाइड कर दी गई है। तो आप इस मैगजीन का रिवीजन इस PDF के थ्रू भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इस मैगजीन की PDF को लें और बार बार रिवीजन करें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।